तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन। इसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। सबसे पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि आखिर मैनेजरियल पर्सनल होते कौन है। तो इसमें तीन लोग आते हैं, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। या मैनेजर का मतलब होता है कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद अपन ने देखा था इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर एट सेम टाइम। यानी कि अगर रिलायंस कंपनी के अंदर एमडी होगा तो कोई और पर्सन मैनेजर नहीं बन सकता, यानी कि सीईओ नहीं हो सकता। यानी कि कंपनी में एक ही पोजीशन होगी, या तो एमडी की होगी या फिर सीईओ की होगी, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है देयर कैन बी टू एमडी एट सेम टाइम। हाँ, एक कंपनी में दो एमडी हो सकते हैं सेम टाइम पर, उसको अपन बोलते हैं जॉइंट एमडी। डिफरेंस दोनों में क्या है, एमडी और सीईओ में? एमडी बनने के लिए आपको डायरेक्टर बनना जरूरी है, बट सीईओ बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था सेक्शन 196, उसमें अपन देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है मैनेजरियल पर्सनल का। सबसे पहले अपन देखते हैं टेन्योर कितने टाइम के लिए वो अपॉइंट होते हैं। तो पहली बार जब अपॉइंट होते हैं, कैन नॉट अपॉइंट या फिर री अपॉइंट मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं। नो री अपॉइंटमेंट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। री अपॉइंटमेंट आप, यानी कि जब उसके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आपका उसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में वापस आप उसका रीअपॉइंट कर दो। हाँ, अनलिमिटेड पीरियड्स तक उसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो इस तरीके से। एलिजिबिलिटी कौन कौन बन सकता है, ये नो कंपनी शैल अपॉइंट एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर हु। अगर कोई 21 ईयर्स के कम का है तो उसको नहीं बना सकते, 70 ईयर्स से ज़्यादा का है तो उसको भी नहीं बना सकते। अगर 70 ईयर्स से ज़्यादा को बनाना है स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर स्पेशल रिसोल्यूशन पास नहीं करवाना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होता है उसके विद इन 90 डेज अप्रूवल हो जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर 70 ईयर्स से ज़्यादा का आपकी कंपनी के अंदर एमडी या डब्ल्यूटीडी है, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं बन सकता। सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसने लोगों का पैसा नहीं चुकाया वो जना भी नहीं बन सकता। कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अगर उसको कोई ऑफेंस के तहत कोई सजा हो गई 6 महीने से ज़्यादा के लिए तो उसको वो पर्सन भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब कुछ अपन ऐसे केस देखते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, ठीक है। नो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड। अगर आप इन 4 कैटेगरी में आ रहे हो तो परमिशन नीचे, अदरवाइज आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नॉट सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड, कभी भी आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा का आपने फाइन दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको एम डी डब्ल्यू टी डी मैनेजर बनना है तो। नॉट डिटेन्ड अंडर स्मगलिंग एक्ट के अंदर आप कभी भी पकड़े नहीं गए हो, कंप्लीट 21 ईयर्स है, नॉट एटेंड 70 ईयर्स, इसके बीच के हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंट होने चाहिए, यानी कि लास्ट 12 मंथ के अंदर आप इंडिया में रहने चाहिए हो। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। उसके बाद प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, या तो कोई 70 ईयर्स से ज़्यादा को होगा या फिर इन 4 केस के अंदर आ रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा विद इन 90 डेज। अप्रूवल लेना जरूरी है, फॉर्म होता है MR2, ठीक है। या फिर नॉर्मल केस है तो बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। बोर्ड अप्रूव्ड बाय बोर्ड हो जाना चाहिए एट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे तो शेयर होल्डर्स लोग उसके बाद अप्रूव करेंगे बाय रिसोल्यूशन बाय नेक्स्ट जनरल मीटिंग। हाँ, अगर बोर्ड ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया और वो काम करना शुरू कर देता है और मीटिंग तो मान लो 3 महीने बाद है, तो 3 महीने तक जब उसने काम करा तो वो काम वैलिड माना जाएगा, भले ही शेयर होल्डर्स ने बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया। और जितने टाइम पीरियड के लिए उसने काम करा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। रिटर्न फाइल विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद अपन देखते हैं, ये अपन ने बताई दी अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। ऐसे ही सेम सेक्शन दे रखा है 203, ठीक है। अपन कौन सा फॉलो करेंगे, दोनों का कंप्लायंस हो जाना चाहिए वो अपन सेक्शन फुलफिल करेंगे। या होल टाइम KMP कौन कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ठीक है, उनको होल टाइम KMP अपॉइंट करना जरूरी है। होल टाइम का मतलब सुबह आएंगे शाम को जाएंगे। होल टाइम KMP में कौन कौन लोग आते हैं, MD CEO मैनेजर लोग आते हैं, ठीक है।
और अगर इनके एब्सेंस में ऑल टाइम डायरेक्टर, हाँ ऑल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना तो कंपलसरी है, पर ये लोग नहीं होंगे तब ये ऑल टाइम डायरेक्टर ऑफिस संभालेगा। CS आएगा, CFO आएगा, ठीक है। CS क्या आता है? CS ये देखता है सारे लोग का कंप्लायंस हो रहा है। CFO देखता है, मैनेज मनी करता है, देखता है कहीं सारा पैसा डायरेक्टर ने तो नहीं ले लिया, ये सब चेक करता है। नोट, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है प्राइवेट कंपनी में, तो उनको ऑल टाइम CS को अपॉइंट करना ज़रूरी है। नोट, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट सेम टाइम एज चेयरपर्सन MD CEO अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड और कंपनी कैरिंग मल्टीपल बिजनेस। अगर एक इंडिविजुअल दो लोगों की पोजीशन लेना चाहता है, यानी कि MD भी बनना चाहता है और चेयरपर्सन भी की भी पोजीशन चाहता है, तो या तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए या फिर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में डील कर रही होगी तो ही बन सकता है। उसके बाद अपन ने देखा था इस सेक्शन 203 में कंडीशंस क्या है। पहला, यहाँ बोर्ड रिसोल्यूशन पास होना चाहिए, बस इतना ही है। और 196 में अपन ने देखा था कि शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगेगा, तो आप कौन सा फुलफिल करोगे? दो, पहला वाला सेक्शन 196 का कंप्लायंस करोगे तो ऑटोमेटिक 203 का कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है बार ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि एक होल टाइम KMP वो एक से ज़्यादा ऑफिस में काम नहीं कर सकता, पर अगर सब्सिडरी कंपनी है उसी कंपनी की तो काम कर सकता है। हाँ, KMP जाना दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है विद परमिशन ऑफ बोर्ड। उसके बाद अपन ने देखा था क्या एक MD दूसरी कंपनी में भी काम कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, पर उसके लिए सेकंड थर्ड फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। सेकंड थी अप्रूव्ड बाय बोर्ड रिजोल्यूशन, जो कंपनी अपॉइंट करना चाह रही है उस MD को, ठीक है, तो दूसरी कंपनी को बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है और वह सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट होनी चाहिए। स्पेसिफिक नोटिस होना चाहिए एंड द रिजोल्यूशन टू बी मूव थ्रेड्स, यानी कि अन एनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, आप यूँ समझ सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन दूसरी कंपनी को पास करना पड़ेगा, तभी वो दूसरी कंपनी उसको पहले वाली कंपनी के MD को अपॉइंट कर सकती है। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ KMP, अगर ये लोगों की वैकेंसी होती है तो विद इन 6 मंथ्स वैकेंसी का वापिस भरनी है, ठीक है, अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो। उसके बाद अपन ने देखा था मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन और मैनेजरियल रेमुनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स लोग कितना मैक्सिमम पैसा चार्ज कर सकते हैं। पहला, नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद क्या है? ओवरऑल लिमिट एप्लीकेबल टू मैनेजरियल रेमुनरेशन, यानी कि इन सब का मिलाकर होल टाइम डायरेक्टर MD CEO वगैरह इन सब का मिलाकर टोटल कितना चार्ज कर सकते हैं? ये 11% ऑफ नेट प्रॉफिट इतना ही चार्ज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को इन जनरल मीटिंग, ठीक है। अब पॉइंट वाइज भी दे रखा है कि अगर ये तो अपन ने ओवरऑल लिमिट देखी थी, अब स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है अगर कंपनी में सिर्फ एक MD है या फिर ऑल टाइम डायरेक्टर एक ही जन है तो जितना रेमुनरेशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट जितना मिल जाएगा। और अगर कंपनी में एक से ज़्यादा MD है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इतना दे सकते हो। रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स हुआ नाइदर MD और ऑल टाइम डायरेक्टर, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं अगर कोई कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उनको कितना मिलेगा? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा अगर कंपनी में MD या ऑल टाइम डायरेक्टर है तो। अगर ये दोनों जने ही नहीं है, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही उनका काम संभाल रहे हैं तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इतना मैक्सिमम मिल सकता है। हाँ, इससे कम देना है तो कंपनी दे सकती है, पर मैक्सिमम इतना मिलेगा, ठीक है। 1000 करोड़, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1000 करोड़, तो आपने देखा होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना तो आपको आता है, पर उसके बाद होता क्या है इसका ये समझना भी ज़रूरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कुछ पोर्शन का डिविडेंड मिल जाता है शेयर होल्डर्स को और कुछ पोर्शन डायरेक्टर लोगों के फीस में चला जाता है, मैनेजरल रेमुनरेशन हो जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उसको कंपनी रिजर्व बना लेती है वह फ्यूचर ग्रोथ। चार नोट अपन ने देखे थे, परसेंटेज मेंशन्ड अबव इज एक्सक्लूसिव ऑफ सेटिंग फीस, तो ये जो परसेंटेज मेंशन्ड है वो सेटिंग फीस, इसमें सीटिंग फीस को इंक्लूड नहीं कर रखा है। सीटिंग फीस दी जाती है, ठीक है, पर मीटिंग अटेंड करने के लिए मैक्सिमम 1 लाख हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सीटिंग फीस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को
कम नहीं मिलनी चाहिए जितनी अदर डायरेक्टर लोग सिटिंग फीस ले रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट करा पेमेंट ऑफ ड्यूज में तो फिर ये अपन ने देखा था ना, ये सारी लिमिट इंक्रीज हो सकती है बाय वे ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन। दिस लिमिट में बी एक्सीड विद अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग एसआर। यानी कि ये 5, 10, 1, 3 और 1, 11 वाली लिमिट चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है अगर कंपनी ऐसा पास कर ले। पर ऐसा पास करने से भी काम नहीं चलेगा अगर कंपनी ने किसी का पैसा नहीं चुकाया है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि यहाँ सिचुएशन है रीस्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस बने। क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्टर ने फ्रॉड करके ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया था या फिर नॉन कंप्लायंस करा था ताकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा परसेंटेज उनको मिलेगा फीस का। तो रिकवरी करी जा सकती है पास्ट प्रेजेंट एमडी। हाँ, अगर कोई एमडी छोड़ के भी चला गया तो भी उससे रिकवरी कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? जितना उसने एक्सेस लिया है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। ये ऑडिट कौन करता है? सेक्शन 204 में ये ऑडिट करता है, सीएस एंड प्रैक्टिस करता है। वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और किन किन कंपनी को ये अपॉइंट करना जरूरी है? लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी में अपन ने देखा था जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। दो तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये सीएस को अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। एमडी को कौन हटा सकता है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा सकते हैं अगर आर्टिकल में लिखा हो तो। क्या होल टाइम डायरेक्टर दूसरी कंपनी में काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है अगर वो पहली कंपनी की सब्सिडरी है। एमडी कर सकता है? हाँ, कर सकता है, पर अनादर कंपनी को यूबीआर अनएनिमस बोर्ड रिसोल्यूशन यानी कि स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। यानी कि कल को अगर इन लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है अचानक तो उनका क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए ये सेक्शन 202 बना रखा है, ठीक है। तो उसमें उनको रेम्युनरेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? जितना उनका रिमाइंडर बचा होगा अपना ऑफिस पीरियड का, ठीक है। मान लो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था तो उसमें 3 साल उसने कर लिए तो बचे कितने? तो 2 साल हो जाएगा रिमाइंडर, और 3 इयर्स दोनों में से जो कम होगा उतना उसको रेम्युनरेशन मिल जाएगा। अमाउंट कितना होगा ये भी पता होना चाहिए। एवरेज रेम्युनरेशन अर्न ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। एवरेज करना पड़ेगा जितना वो लास्ट 3 इयर्स में उसने कमाया, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स कब गिनेंगे? जिस दिन उसने ऑफिस छोड़ा उससे जस्ट एक दिन पहले से शुरू कर देंगे लास्ट 3 इयर्स, तो इसका एवरेज करेंगे। और अगर उसने लास्ट 3 इयर्स से कम काम करा है तो उसका 2 साल करा है तो 2 साल का एवरेज हो जाएगा। पर कुछ केसेस के अंदर कंपनसेशन ही दिया जाएगा। पहला अमालगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि कंपनी को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया होगा या फिर कोई भी ऐसा हुआ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसा वो आज काम करता था वैसे ही वो कल भी काम करेगा रिजल्टिंग कंपनी में। कोई टाइम, कोई प्लेस, कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी वो डायरेक्टर रिज़ाइन करता है तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर वो खुद छोड़ता है तो भी नहीं दिया जाएगा। अगर वो कंपनीज एक्ट में डिसक्वालीफाई होता है जिसकी वजह से उसको ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वैकेट करना पड़ता है तो भी नहीं दिया जाएगा। और अगर कंपनी का वाउंड अप हो जाता है ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर अगले और विद इन 12 मंथ आफ्टर रिज़ाइन या बिफोर रिज़ाइन, यानी कि जिस दिन उसने रिज़ाइन दिया उसके अगले 12 महीने के अंदर कंपनी का वाउंड अप हो जाता है तो भी उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टर की गलती की वजह से हुआ है तो उसको नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टर ने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और अगर कंपनसेशन तब भी नहीं दिया जाएगा अगर कंपनी का वाउंड अप होता है और एसेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। फिर अपन ने देखा था नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। कुछ यदि कंपनी में किसी साल कोई प्रॉफिट नहीं होता या फिर जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत कम हुआ है, ठीक है, तो भी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिल सकता है पर इस लिमिट से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इफेक्टिव कैपिटल उस केस में अपन चेक करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की, या तो वो नेगेटिव होगी लेस देन 5 करोड़ तक। फिर अपन ने सेकंड देखी थी 5 करोड़ टू लेस देन 100
100 टू लेस देन 250 CR, 250 CR एंड अबाउ। अगर वो मैनेजरियल पर्सन है यानी कि MD वगैरह है, MD ओल्ड टाइम डायरेक्टर है, तो पर पर्सन की लिमिट देखी थी यही 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR। और अदर डायरेक्टर्स यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उनको भी दिया जाएगा 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था एक्सेस इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर कंपनी ऐसा पास कर ले तो। इफेक्टिव कैपिटल का यहाँ क्या मतलब था, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में से डिवैल्यूएशन रिजर्व को हटा देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रिपेबल आफ्टर 1 ईयर वाले हैं उसको ऐड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो नॉट रिटर्न ऑफ है उसको माइनस कर देंगे, कोई लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करें तो उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद अपन ने देखा था इन केस ऑफ मैनेजर पर्सन अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी रेम्युनरेशन अंडर लिमिट ए मे बी पेड इफ सच पर्सन। यानी कि कोई पर्सन, मान लो कोई MD है, उसको GST का अच्छा नॉलेज है तो वो अदर बिहाफ में भी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो भी उसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने देखा था लिमिट भी देखा था। ठीक है, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, 0.5% तक एक्सेप्टेबल है। नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट और रिलेटेड टू डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके अगले 2 साल आगे पीछे दोनों देखने हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था अगर एम्प्लॉय कोई भी पर्सन इस इन तीनों कैटेगरी का वायलेशन करता है तो फिर उसको अगर लिमिट ए में आ भी जाता है तो भी उसको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मान लो किसी साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल, तो उसको क्या 0 रुपीज़ मिलेगा, 60 लाख भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इन 3 कैटेगरी का वायलेशन करता है तो। उसके बाद अपन ने देखा था बोर्ड्स रिपोर्ट में 3 जो कंडीशन फुलफिल करते हैं उनका नाम आएगा। ठीक है, जिनको रेम्युनरेशन मिला है 1 करोड़ 2 लाख पर एनम से ज़्यादा, या फिर 8,50,000 ये पर मंथ है। ठीक है, इससे ज़्यादा या इतना मिला है पार्ट ऑफ ईयर, वो एम्प्लॉय पार्ट ऑफ ईयर उसने वर्क करा, या फिर ऐसा पर्सन जिसको MD जितना सैलरी मिला है या होल टाइम डायरेक्टर है और उसने 2% या ज़्यादा उसके पास कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उसका बोर्ड रिपोर्ट के अंदर नाम आएगा। क्यों आएगा? ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चले। उसके बाद अपन ने देखा था, और एक बात और है, ये जो रेम्युनरेशन है इसके अंदर परक्विजिट को ऐड नहीं करा गया है। परक्विजिट भी होते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह, तो उनका वैल्यू ऐड नहीं करा है। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अपन ने देखा था ना 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसका भी तरीका होता है, सब्सिडीज जो भी रिसीव्ड होती है उसको ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि हर कंपनी को गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, तो डायरेक्टर ने कोई मेहनत करी होगी तब सब्सिडी मिली होगी। ठीक है, तो इस अमाउंट को क्रेडिट कर दें जब अपन प्रॉफिट निकालते हैं। पर कुछ चीज़ों को हटा भी देते हैं, डज नॉट इंक्लूड इन प्रॉफिट, जिसमें डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है। अब डायरेक्टर ने कोई एसेट सेल करे, कैपिटल नेचर का कोई प्रॉफिट हुआ है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी फिक्स के एसेट सेल करे, तो कंपनी का एसेट सेल करने के बदले कोई पैसा आ रहा है तो उसके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स, लोगों ने पैसा नहीं दिया और उसके कारण शेयर्स का फॉरफीचर हुआ तो उसके बाद में कोई प्रॉफिट होता है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपनी का जो प्रीमियम मिला, ठीक है, प्रीमियम किस लिए मिलता है? कंपनी की वजह से मिलता है, डायरेक्टर की वजह से तो ही ना मिलता है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नोशनल गेंस, डिवैल्यूएशन, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। वाइल कंपटीशन फॉलोइंग सम्स नॉट डिडक्टेड, इन सम को डिडक्ट नहीं करेंगे। इनकम टैक्स पेबल बाय कंपनी, कंपनसेशन डैमेजेस मेड वॉलेंटरी, यानी कि
कंपनी ने कोई एग्रीमेंट तोड़ा, उसमें 1 करोड़ पे करना था और कंपनी ने 1 करोड़ 1 लाख पे कर दिया, जो एक्सेस होगा 1 लाख उसको डिडक्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है, लॉस ऑफ कैपिटल नीचे जब गेन को ऐड नहीं करा था तो लॉस को माइनस भी नहीं करेंगे। चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लाइबिलिटी, यानी कि डिवैल्यूएशन को ऐड नहीं करा तो डिवैल्यूएशन को भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वाइल कंपटीशन फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, अब जो भी रेगुलर एक्सपेंस है वो तो उसको माइनस कर देंगे, जैसे वर्किंग चार्ज, सैलरी वगैरह, बोनस, कमीशन, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, टैक्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट का है तो उसको डिडक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर देंगे, स्पेशल केस में कोई बिजनेस प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, उसका टैक्स, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस उसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन इसको माइनस कर देंगे, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस वो कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। कंपनसेशन पेड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट तोड़ा तो आपको 1 करोड़ पे करना पड़ गया कंपनी को, तो उसको माइनस कर देंगे। पर अगर लास्ट पॉइंट में लिख रखा है अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो 1 करोड़ पे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा था तो आपने इंश्योरेंस की जो फीस भरी थी तो उसको माइनस कर देंगे 1 करोड़ की जगह जो इंश्योरेंस फीस भरी। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि आपने कोई नॉर्मल कोर्स के चलते कोई अलग काम करा, जैसे कि कंपनी ने जॉइंट एग्रीमेंट कर लिया था तो कंपनी ने क्या करा, जॉइंट वेंचर में 450 करोड़ का कोई ब्रिज बनाया, ठीक है, कॉस्ट इतनी आई पर इनकम 400 करोड़ की हुई, तो जो 50 करोड़ हुआ उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन MCQ सॉल्व करेंगे।